नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड के इतिहास के विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण जो हमें स्रोत मिलते हैं, जिनके आधार पर हमने यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, जिसमें हमारे शैलचित्र, मानव कंकाल आदि चीज़ें आती हैं, कुछ वर्तमान में हैं। इसके अलावा हमारे आद्यैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ पौराणिक ग्रंथों का, जिसमें हमारे वेद, पुराण आदि प्रमुख यहाँ पर ग्रंथ हैं, तो उनके बारे में जाना। और साथ ही जो ताम्रपाषाण काल है और लौह काल के बारे में हमने उत्तराखंड के इतिहास में जो इसे हमारी विशेष सीरीज है, तो इसमें हम सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमने यहाँ पर कुनिंद से लेकर अब तक हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पंवार वंश में, गढ़वाल में पंवार वंश। उसके बाद हम कुमाऊं का जो चंद वंश है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी कार्तिकेयपुर जो हमारा शासकों का राजवंश था, कार्तिकेयपुर राजा जिसको कत्यूरी भी कहा जाता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और यह हमारी पंवार वंश, अभी हम पंवार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो इसके जो पिछली वीडियो थी, तो उसमें हमने पंवार वंश के उपेंद्र शाह और दिलीप शाह के बारे में चर्चा की थी। तो उपेंद्र शाह और दिलीप शाह में हम देखते हैं कि फतेहपद शाह के बाद यहाँ पर पंवार वंश का मध्यकाल अभी यहाँ पर चल रहा है। और हम देखते हैं कि पंवार वंश का जो यहाँ पर फतेहपद शाह जो शासक रहते हैं, तो वह ऐसा शासक है जिसके समय यहाँ पर घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते थे, यानी पंवार वंश का स्वर्णिम काल जिसे कहा जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उपेंद्र शाह और दिलीप शाह की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। तो लगातार जब एक के बाद यहाँ पर दूसरे पुत्र की भी मृत्यु होती है, तो राज दरबार में जो यहाँ पर ज्योतिष विद्वान रहते हैं, धर्माधिकारी रहते हैं, तो वह यहाँ पर सुझाव देते हैं कि फतेहपद शाह के अन्य पुत्रों को यहाँ पर शासक न बनाया जाए। अगर उनको यहाँ पर शासक बनाया जाएगा तो उनकी भी यहाँ पर इसी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी, वो जल्द ही काल कलवित हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रदीप शाह है, तो उनको यहाँ पर दिलीप शाह के पुत्र रहते हैं, तो उनको यहाँ पर शासक बनाया जाता है फतेहपद शाह यानी दिलीप शाह के बाद। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1717 से 1772 ईस्वी है। और पंवार वंश के जो यहाँ पर फतेहपद शाह के बाद यहाँ पर एक प्रमुख शासक होते हैं, तो इनके राज्यकाल में भी अनेक यहाँ पर हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। कुमाऊं में चंदों के साथ युद्ध भी देखने को मिलते हैं, और साथ ही यहाँ पर ऐसा जो शासक है जिसके टाइम पीरियड में हमें कुमाऊं और गढ़ सेना यानी गढ़वाल और कुमाऊं की सेना एक साथ युद्ध में प्रतिभाग करने को, शत्रु का सामना करते हुए यहाँ पर लड़ते हुए देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं प्रदीप शाह 1717 से 1772 की प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं हैं और उनके टाइम पीरियड में क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो प्रदीप शाह, तो यहाँ पर शासक बनते समय उनकी उम्र यहाँ पर 5 वर्ष थी। यानी हम देखते हैं जब दिलीप शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनको तुरंत शासक बनाया जाता है और इनकी माँ को इनकी संरक्षिका घोषित किया जाता है। इनकी माँ का नाम क्या था? जिया कनकदेवी, और उनको यहाँ पर संरक्षिका घोषित किया जाता है। और यहीं से हमें रानी राज यानी रानी का राज जो प्रारंभ होता है, तो वह हमें देखने को मिलता है 1717 से। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। शासक बनते समय जो शासक है वो अल्पायु का है, यानी 5 वर्ष के आसपास का है, और माँ का नाम जिया कनकदेवी है और उनकी संरक्षिका उनको बनाया जाता है। और यहीं से क्या होता है? रानी राज प्रारंभ होता है। यानी अभी वैसे तो जो शासन है यहाँ पर वो प्रदीप शाह के नाम से चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में जो हमारा संविधान है, जो समस्त कार्य किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, वह सब क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसमें कि जो वास्तविक जो यहाँ पर कार्यपालिका होती है, तो वह प्रधानमंत्री के रूप में होती है और उनकी जो कैबिनेट होती है वह मुख्य फैसले वो लेती है, लेकिन जो शासन है वह जो राष्ट्रपति है उनके नाम से चलाया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ कुछ देखने को मिलता है। रानी राज का प्रारंभ है और फैसले तो यहाँ पर रानी के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन वह नाम से उनके प्रदीप शाह के शासनकाल में ही जुड़ेंगे। तो
इसके बाद अगर जब प्रदीप शाह थोड़ा यहाँ पर बड़े होते हैं और सत्ता की बागडोर वो 1729 से 30 के आसपास वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, यानी स्वयं वो अपने जो शासन के जो फैसले होते हैं वह स्वयं करने लगते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर प्रदीप शाह के समय अगर हम स्थिति देखें, समकालीन स्थिति क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गढ़वाल का यहाँ पर जो टाइम पीरियड है शासक का, तो उस टाइम पीरियड में गढ़वाल यहाँ पर फतेहपत शाह के समय से यहाँ पर धनधान्य से परिपूर्ण है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी उस समय यहाँ पर चंद वंश थे कुमाऊं में, तो कुमाऊं के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अल्मोड़ा में जो शासक हैं, तो यहाँ पर समकालीन शासकों के बारे में अगर हम बात करें तो 4 शासकों का यहाँ पर जिक्र आता है, या 4 शासकों का जो शासनकाल है तो वह हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देवी चंद है 1720 से 26, इनका जो टाइम पीरियड है। अजीत चंद है 1726 से 28, कल्याण चंद चतुर्थ हैं 1729 से 47 तक, और दीप चंद है 1747 से 1777 तक। तो 4 शासकों का शासनकाल हमें यहाँ पर प्रदीप शाह के शासनकाल में देखने को मिलता है। इनका शासनकाल यहाँ पर गढ़वाल में माना जाता है सबसे लंबा शासनकाल भी है। तो ये स्थिति है, कुमाऊं में 4 शासक देखने को मिलते हैं जो समकालीन शासक है। कई बार क्या है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन किसके समय यहाँ पर शासक थे, तो यहाँ पर देवी चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद फोर्थ और दीप चंद, तो 4 यहाँ पर शासक रहते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 1770 में शासक जब वो बनते हैं तो रानी राज का प्रारंभ होता है, यानी कनकदेव का संरक्षण काल प्रारंभ होता है 1717 से 1729-30 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी राज का प्रारंभ होता है, तो इस काल में हमें दरबारी गुटबाजी चरम पर देखने को मिलती है। इससे पहले फतेहपति में हम जो कठैत गद्दी है और पंच भैया खाल में जो उनकी यहाँ पर हत्या की जाती है, तो यह जो घटनाक्रम है तो उसमें हम दिखाते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दरबारी षड्यंत्र थे वह प्रारंभ हो गए थे। तो यहाँ पर लगातार उनको जैसे ही यहाँ पर रानी राज का प्रारंभ होता है, कोई यहाँ पर जो सुदृढ़ शासक नहीं है सत्ता में, तो हम देखते हैं कि दरबारी गुटबाजी यहाँ पर अपने चरम पर पहुँच जाती हैं। और मोलाराम कहते हैं, तो इनके दरबारी चित्रकार मोलाराम थे, जो कहते हैं कि रोज नए मंत्री बन रहे थे और शासन में डोभाल और खंडूरियों की यहाँ पर मनमानी का दौर चल रहा था। यानी जो मंत्री थे वो लगातार नए मंत्री बन रहे थे और डोभाल और खंडूरियों के द्वारा यहाँ पर मनमानी की जा रही थी रानी राज में इस टाइम पीरियड में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1729 से 30 में यहाँ पर प्रदीप शाह क्या करते हैं, अपना जो राज्य का शासनभार है वह स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके जो जब शासन का प्रारंभ होता है, कुछ 2-4 यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इनके जो दीवान थे चंद्रमणि डंगवाल जी, और इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया जाता है श्रीनगर में, मंगलेश्वर मंदिर का। और साथ ही इनके जो राज ज्योतिष थे जयदेव बोगड़ा, और साथ ही राजकवि या धर्माध्यक्ष इनमें मेधाकर शास्त्री थे, जिनके द्वारा यहाँ पर संस्कृत भाषा का रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है यहाँ पर पंवार वंश का। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। दीवान कौन है? चंद्रमणि डंगवाल, जिनके द्वारा मंगलेश्वर मंदिर की स्थापना की गई श्रीनगर में। राज ज्योतिष जयदेव बोगड़ा जी हैं, और राजकवि या धर्माध्यक्ष यहाँ पर मेधाकर शास्त्री थे, जिनके द्वारा यहाँ पर रामायण प्रदीप नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जाती है, और जिसमें हमें यहाँ पर पंवार वंश का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा मोनाशा तिमशा मुद्रा का प्रचलन इनके द्वारा किया जाता है, वह इनके द्वारा चलाई जाती है। और 2 मुद्राएं हमें यहाँ पर संग्रहित जो हैं वह राज्य संग्रहालय लखनऊ में मौजूद हैं। 2 मुद्राएं अभी भी संरक्षित हैं। इसके अलावा हमें 4 गांव यहाँ पर इनके द्वारा झंडा साहिब को दान दिए जाते हैं। तो 4 गांव इनके द्वारा झंडा साहिब जो दरबार है देहरादून में, तो उनको यहाँ पर दान किए जाते हैं, जिसमें धामूवाला, मियाँवाला, पंडितवारी और भूपतवाला। तो ये 4 GRC विलियम्स हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है कि इनके द्वारा प्रदीप शाह के शासनकाल में 4 गांव यहाँ पर देहरादून में झंडा साहिब दरबार को यहाँ पर दिए जाते हैं। इनका जो राजस्व है तो वह झंडा साहिब दरबार को जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उनके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं कि क्या क्या इनके शासनकाल में प्रमुख यहाँ पर घटित होता है। तो इसमें सबसे पहले हम कुमाऊं की ओर से देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि गढ़वाल में यहाँ पर
प्रदीप शाह का शासनकाल है 1717 से 1772। तो यहाँ पर जब दीपचंद शासक रहते हैं तो हम देखते हैं कीर्तिचंद से लेकर, तो जब कीर्तिचंद यहाँ पर शासक बनते हैं तो वह देखते हैं कि गढ़वाल का जो शासक है अजयपाल है, वह क्या कर रहा है, पूरे क्षेत्र को विजित करने की कोशिश कर रहा है। तो वह क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। तो तब से उसके बाद हम देखते हैं लगातार गढ़वाल और कुमाऊं में जो भी शासक बनेगा वो जरूर यहाँ पर गढ़वाल का कुमाऊं पे और कुमाऊं का गढ़वाल पे, और मैक्सिमम क्या होते हैं, अधिकतम हमें कुमाऊं से गढ़वाल की ओर यहाँ पर आक्रमण देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम दीपचंद जब शासक बनते हैं तो उनके टाइम पीरियड में भी यहाँ पर 2 आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कल्याण चंद हैं 1729 से 47 तक। तो इनके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इससे पहले आक्रमणों से पहले क्या होता है कि जो यहाँ पर कल्याण चंद है तो उनके दरबार में यहाँ पर 2 राजदूत भेजे जाते हैं प्रदीप शाह के द्वारा, यानी शांति समझौते के लिए यहाँ पर 2 राजदूत भेजे जाते हैं, वंदुधर मिश्र और लक्ष्मीधर। तो 2 राजदूत भेजे जाते हैं। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि कल्याण चंद के उसमें राजदूत आते हैं तो उनका भी यहाँ पर अच्छा व्यवहार रहता है उनके साथ, और साथ ही वह जवाब में क्या करते हैं, पत्र और उपहार भेजते हैं, साथ ही वह लेटर भी लिखते हैं उनको, और साथ ही कुछ उपहार भी प्रदीप शाह को यहाँ पर भेजे जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रारंभ में क्या है, गढ़ और कुमाऊं के बीच यहाँ पर शांति रहती है, दोनों के बीच यहाँ पर आपसी जो व्यवहार रहता है राजाओं शासकों के बीच या राज्यों के बीच वह काफ़ी अच्छा रहता है। दोनों राजदूत भेज रहे हैं, पत्र आ रहा है, उपहार आ रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी स्थिति है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कल्याण चंद है तो उनके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, जब आक्रमण होता है 1743-44 में, तो पहला रोहिला आक्रमण किया जाता है। पहला रोहिला आक्रमण होता है, ये तराई के क्षेत्र से किया जाता है, और वह देखते हैं लगातार कि जो यहाँ पर ऊपरी हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों चाहे चंद वंश है, पंवार वंश है, वो सुदृढ़ हो रहे हैं, वहाँ पर आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो रही है। तो यह खबर भी यहाँ पर जाती है तराई के क्षेत्र में जो यहाँ पर मुस्लिम शासक रहते हैं रोहिला, तो जब उन पर खबर जाती है तो उनके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। और अब तक क्या होता है, इससे पहले हम देखते हैं कि जो तराई के क्षेत्र से रोहिला आक्रमण होते थे या अन्य जो आक्रमण होते थे तराई के क्षेत्र से, तो उसमें हम देखते हैं कि वह आक्रमण करते थे मुख्यतः यहाँ पर जो हमारा उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर आक्रमण देखने को मिलते हैं और वहीं से वो लूटपाट करके निकल जाते थे, वापस चले जाते थे। लेकिन यह पहला ऐसा आक्रमण होता है जिसमें यहाँ पर आक्रमण होता है कुमाऊं पर यानी चंद वंश पर, और इस समय आक्रमण में ये पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों में एंटर करते हैं, यानी अल्मोड़ा तक पहुंच जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में एंटर करते हैं, और साथ ही जो हमारे मंदिर हैं जिसमें कटारमल प्रमुख है, तो आदि मंदिरों पर हमला होता है और कई मूर्तियों को यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है इस आक्रमण में। तो पहला रोहिला आक्रमण है अली अहमद खां के नेतृत्व में होता है 1743 से 44 में। किसके शासनकाल में, तो कल्याण चंद फोर्थ के शासनकाल में यहाँ पर आक्रमण होता है, और इसमें वह क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों तक प्रवेश करते हैं और कई मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट किया जाता है। और इसमें जब युद्ध होता है तो यह दोनागिरी का युद्ध इसे कहा जाता है, और इसमें यहाँ पर जो शासक रहते हैं यहाँ पर कल्याण चंद, तो वह क्या करते हैं, वह लोहबागढ़ यानी चमोली की साइड भाग जाते हैं, गैरमांडा नामक स्थान है, वहाँ पर शरण लेते हैं और गढ़वाल शासक से मदद की गुहार लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहली बार इसके बाद क्या होता है कि गढ़ शासक यानी प्रदीप शाह, इससे पहले हम देखते हैं कि राजदूत यहाँ पर उनके द्वारा भेजे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच यहाँ पर रिश्ते अच्छे थे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर गढ़वाल शासक से जब मदद मांगी जाती है तो गढ़वाल शासक के द्वारा यहाँ पर प्रदीप शाह के द्वारा पंवार वंश के द्वारा या पंवार शासक के द्वारा यहाँ पर सेना भेजी जाती है, और कहते हैं कि यहाँ पर पंवार और चंद सेना आपस में सहयोग लेकर या सम्मिलित रूप से दोनों यहाँ पर रोहिलाओं के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध हार जाते हैं। दोनागिरी का जो युद्ध है उसमें दोनों परास्त हो जाते हैं। जब सम्मिलित सेना हार जाती है तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर शासक रहते हैं अली अहमद खान रोहिला शासक, तो उनके द्वारा यहाँ पर संधि हेतु 3 लाख रुपए की मांग की जाती है।
तो कहते हैं कि जो कुमाऊं के शासक थे, चंद वंश के शासक थे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था देने के लिए। तो वहाँ पर भी लगातार षड्यंत्रों का दौर हमें देखने को मिलता है। तो जब वहाँ पर उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो 3 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं थे, तो यहाँ पर कहा जाता है कि गढ़ शासक प्रदीप शाह के द्वारा उनको 3 लाख रुपए उधार दिए जाते हैं और उनके द्वारा फिर वह रोहिला जो आक्रमणकारी हैं अली अहमद खां उनको दिए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर संधि हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कल्याण चंद के बाद यहाँ पर जो अगले शासक हैं तो दीपचंद यहाँ पर शासक बनते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जब दीपचंद यहाँ पर शासक बनते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है, तो दीपचंद यहाँ पर बैक टू बैक उन पर आक्रमण करते हैं। पहले युद्ध में वह परास्त होते हैं और दूसरे युद्ध में विजित होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कुमाऊं से आक्रमण होते हैं तो मुख्यतः यहाँ पर जो हमारे रामगंगा नदी है तो उसके आसपास यहाँ पर आक्रमण होते थे और उसी के जो बॉर्डर है यानी चमोली का जो यहाँ पर पूर्वी एरिया है तो यहाँ पर युद्ध होते थे जिसमें सेनाएं लड़ती हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो नुकसान होता है उसके बाद फिर वो कुमाऊं के साइड लूटपाट करके वापस चले जाते थे। तो पहला युद्ध हार जाते हैं, दूसरा युद्ध में वह विजित हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुमाऊं में जो दीपचंद रहते हैं 1747 से 77 तक, इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो इनके शासनकाल में हम भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध 1757 की घटना भी इनके शासनकाल में घटित होती है। बक्सर का युद्ध 1764 इन्हीं के शासनकाल में और तीसरा हमारा पानीपत का युद्ध 1761 में। तो सभी युद्ध यहाँ पर जो प्रमुख 3 युद्ध हैं तो दीपचंद के शासनकाल में ही होते हैं। और अगर गढ़वाल में बात करें तो प्रदीप शाह के शासनकाल में यह हम सब जो सभी यह घटनाक्रम है तो यह हमें देखने को मिलता है। अब इसके अलावा यहाँ पर प्रदीप शाह और चंद सेनापति यानी जो शिवदत्त जोशी थे चंद सेनापति, तो उनके बीच यहाँ पर युद्ध तामाचौड़ का युद्ध या तामाढौंड का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो यह भी हमें देखने को मिलता है और इसमें पंवार सेनापति नरपति गुलेरिया की मृत्यु हो जाती है। तो चंद सेनापति शिवदत्त जोशी दीपचंद के शासनकाल में और पंवार सेनापति नरपत गुलेरिया की मृत्यु हो जाती है। और इसमें यहाँ पर जो तामाचौड़ का युद्ध है या तामाढौंड का युद्ध है तो यह प्रदीप शाह और चंद सेनापति के बीच यहाँ पर पंवारों और चंदों की सेना के बीच लड़ा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गढ़ शासक है तो यहाँ पर पहला रोहिला आक्रमण यहाँ पर कुमाऊं पर भी होता है। उसके बाद यहाँ पर रोहिला आक्रमण यहाँ पर गढ़वाल शासक पर भी किया जाता है और यह देहरादून के क्षेत्र में होता है या दून क्षेत्र में होता है। तो लगातार यहाँ से भी अब जो रोहिला आक्रमण है वह देहरादून और आगे यानी जो गढ़वाल शासक का थोड़ा दूरस्थ एरिया है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो 1757 में रोहिला आक्रमणकारी नजीब खां के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है दून पर। और दून पर जब आक्रमण होता है तो यहाँ पर ये श्रीनगर से दूर, राजधानी से दूर होने के कारण यहाँ पर जब तक सेनाएं पहुँचती है तब तक वहाँ पर लूटपाट हो जाती है यहाँ पर। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें जब पंवार सेना उनसे लड़ती है तो उसकी हार हो जाती है। तो पंवार सेना इसमें हार जाती है और 1757 से 1770 तक यह जो रोहिला यह आक्रमणकारी है तो यह कब्जा कर लेता है नजीब खां। तो नजीब खां 1757 से लेकर 1770 तक यहाँ पर जो दून है या देहरादून का जो क्षेत्र है तो ये रोहिला आक्रमणकारियों के अधीन रहता है। तो नजीब खां के अंतर्गत यह जो क्षेत्र है वह शासित होता है। तो 31 अक्टूबर 1770 को जब नजीब खां की मृत्यु होती है तो पुनः फिर गढ़वाल राज्य में इसे शामिल किया जाता है, आक्रमण किया जाता है पुनः, या फिर जो परमार वंश है या पंवार वंश है तो उसका हिस्सा यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो दून था तो यहाँ पर रानी कर्णावती के द्वारा यहाँ पर उसके बाद से हमें लगातार जो गढ़ शासक हैं वह देहरादून में यहाँ पर लगातार यहाँ पर विकास करते हैं, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर आक्रमण होता है तो राजधानी को नवादा से हटाकर धामूवाला स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा अजबू कुंवर थे तो उनकी पत्नी कर्णावती का राजमहल भी हमें यहाँ नवादा में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो यह घटनाक्रम है यानी कुमाऊं के क्षेत्र से भी कई आक्रमण होते हैं। गढ़वाल पर 1757 में यहाँ पर रोहिला आक्रमण भी होता है। दोनों हमने
पंवारों और चंदों के बीच यहाँ पर सम्मिलित रूप से सेना को लड़ते भी देखा, साथ ही आपस में उनके युद्ध भी देखे और तामा ढोंड या तामा चौड़ का युद्ध भी देखा, जिसमें पंवार सेनापति की मृत्यु तक हो जाती है। तो यानी विभिन्न प्रकार का यहाँ पर घटनाक्रम हमें प्रदीप शाह के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना कि जो दरबारी चित्रकार है मोला राम तोमर की यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो दरबारी चित्रकार यहाँ पर मोला राम तोमर है उनको बनाया जाता है। तो प्रदीप शाह के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पर दरबारी चित्रकार मोला राम को नियुक्त किया जाता है और प्रथम पंवार शासक हैं जिन्होंने मोला राम को राज्याश्रय प्रदान किया। इसके अलावा 3 अन्य और शासक भी हैं, यानी कुल 4 शासक हैं जिनका शासनकाल यहाँ पर पंवार शासक हैं तो उनका शासनकाल मोला राम ने देखा और वह राज्य चित्रकार के रूप में देखा। तो सबसे पहला है यहाँ पर प्रदीप शाह, उसके अलावा ललित शाह, फिर जयकर शाह और फिर प्रद्युमन शाह। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में भी इनका जिक्र आता है, लेकिन सुदर्शन शाह के द्वारा इनको राज्य चित्रकार घोषित नहीं किया जाता है। उसका जो मुख्य कारण है, कहा जाता है कि जब यहाँ पर गोरखाओं का आक्रमण होता है यानी 1804 से लेकर 1815 तक, तो जब यह वहाँ पर शासन करते हैं तो उसमें गोरखाओं को यहाँ पर मोला राम के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित भी किया जाता है और उनकी मदद भी की जाती है। तो इस कारण यहाँ पर प्रद्युम्न साहब का जो टाइम पीरियड रहता है जिसमें यहाँ पर मोला राम के द्वारा 1803-4 में जब गोरखाओं की मदद की जाती है, तो इस कारण यहाँ पर सुदर्शन शाह उनको यहाँ पर राज्य चित्रकार घोषित नहीं करते हैं। तो यानी 4 शासकों ने उनको राज्य चित्रकार घोषित किया और सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में उनका जिक्र हमें देखने को मिलता है। राज्य में वो थे लेकिन वह राज्य चित्रकार नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1772 में गढ़ शासक प्रदीप शाह की लकवाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ये घटनाक्रम रहता है यहाँ पर पंवार वंश के प्रदीप शाह का। तो इसमें हमने ये जो प्रमुख घटनाक्रम है सारी चीज़ें देखी, रोहिला आक्रमण देखा और साथ ही यहाँ पर गढ़ और कुमाऊं की जो चंद पंवार सेना सम्मिलित रूप से लड़ती भी देखी, रानी राज देखा और साथ ही राज्य संग्रहालय यूपी में लखनऊ में मोनाशा तिमशा मुद्रा का प्रचलन यानी उसको यहाँ पर संग्रहित देखा। इसके अलावा रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना देखी जो कि राजकवि या धर्माध्यक्ष उनके मेधाकर शास्त्री द्वारा किए गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख घटनाक्रम था यहाँ पर प्रदीप शाह का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो शासक हैं तो उनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।